वंस अगेन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे जी देखिए, हमने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं वेरियस सब हेडिंग्स में वो कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं जी एसेट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम कवर ये भी करेंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स जो बनता है उसमें क्या क्या चीजें हमें दिखानी है। तो ये आज का हमारा टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एसेट साइड को। देखो बेटे जी, एसेट साइड में आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो मेजर हेडिंग आती है वो है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर द फर्स्ट सब हेडिंग इज फिक्स्ड एसेट्स। तो हम अभी डिस्कस करने वाले जी फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है। ये मेजर हेड किस में आ रहा है? नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। देखो बेटे जी, फिक्स्ड एसेट्स को आप वैसे भली भांति जानते ही हो, आपने ये पहले पढ़ा ही हुआ है अपनी 11th क्लास के अंदर कि फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या चीजें कवर करता है। नॉर्मली ये उन एसेट्स की बात करते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलता है, फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन यहां पे हमारी सब हेडिंग में इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, और बड़ी सुंदरता से डिवीजन किया गया है, आप जरा समझिएगा। सबसे पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बनाए गए। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आप जानती हैं, जो देखे जा सकते और टच किए जा सकते। इसके वेरियस एग्जांपल्स: लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक, जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं ये असल में किसे रिप्रेजेंट करते हैं जी? ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। लेकिन मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग हम बनाने लगे थे या फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने लगे थे, हमने सिर्फ 4 दीवारी की और उसमें एक अपर टीनेंट ऐड कर दिया। अपर टीनेंट का मतलब एक रूम ऐड कर रखा है। नो जस्ट इमेजिन, हमने सिर्फ एक रूम ऐड किया हुआ है। कैन वी कॉल इट एज ए बिल्डिंग? अभी तो उसमें करीब हमारे 20 फ्लोर्स बनने हैं, लेकिन पहले वाले फॉर्मेट में जानते हैं उसे भी बिल्डिंग ही कहा जाता था। हालांकि उसकी वैल्यू उतनी ही रखी जाती थी जितना उस कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है। लेकिन एक सिंपल सी बात आप जरा सोचिए, इज दिस नॉट ए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन? बिकॉज वैल्यू से तो सारी चीजें जज नहीं की जा सकती। तो बेटे इस हेड के अंदर इस समस्या को दूर किया गया इस फॉर्मेट के अंदर, और यहां लेकर आया गया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? टेंजिबल एसेट्स जो कि स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, उन्हें हम एसेट्स ना बोल के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ऑल्दो इट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पहले बस ये होता था कि वो बिल्डिंग में ही ऐड हो जाता था, वो बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी। हालांकि दोनों ही पार्ट फिक्स्ड एसेट्स का है, लेकिन इससे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगी कि जी ये वाली बिल्डिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 2 पार्ट्स। ओके, अब आइए जरा थर्ड पार्ट पे। नाउ थर्ड पार्ट इज इनटेंजिबल एसेट्स। अब देखिएगा, इनटेंजिबल एसेट्स जो है ये हमारे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। गुडविल हो गया, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स। एक तो बेटे जी कोई भी राइट हो ना, अगर एग्जाम में आ जाए, माइनिंग राइट्स आ जाए, ग्रेजिंग राइट्स आ जाए, रूट राइट्स आ जाए, फलाना राइट्स, ढिमकाना राइट्स, एनी काइंड ऑफ राइट इज ए इंटेंजिबल एसेट। अधिकार हमेशा ही हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है जी मेस्टहेड एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। डू यू नो व्हाट इज मेस्टहेड? मेस्टहेड बेसिकली क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर जो होते हैं उस पे आप कभी भी देखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पे
There are two elephants logo is shown on the header of Times of India's newspaper. वो जो हेडर आता है न्यूज़पेपर पे, उससे हेडर को ही मेस्ट हेड कहा जाता है. ठीक है. कॉपी राइट्स हमारे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, किसी भी तरह का अगर राइट हुआ तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में ही आएगा. पेटेंट्स हो गए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है जी, ये भी यहीं पे आते हैं. हाँ जी, ये न्यूज़पेपर पे टाइम्स ऑफ इंडिया पे होता है. आप जरा देखिएगा, सबसे टॉप पे दो एलिफेंट्स बने होते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर उसके अलावा मान लीजिए रेसिपी हो और फॉर्मूला, मॉडल्स, डिजाइन, प्रोटोटाइप्स, ये सारी चीजें इसी में आएंगी. लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजेस, बेटे ये सारे आइटम्स जो है बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए रेसिपी कहाँ आती है. हालांकि अगर आप इसे समझ जाएं तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स. लाइक रेसिपी, रेसिपी अब आप सोचिए, रेसिपी इज नॉट ए टेंजिबल थिंग. रेसिपी एक खाने बनाने का तरीका होता है, तो इट्स एन इंटेंजिबल एसेट. और इंटेंजिबल सारे के सारे एसेट्स फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं. ठीक है. अब देखिएगा यहाँ, जैसे हमारे फिक्स एसेट्स टेंजिबल के दो पार्ट्स किए गए थे. एक पार्ट जो कंप्लीटली डेवलप्ड है उसे फिक्स एसेट कहा गया, और दूसरा पार्ट जो इनकम्प्लीट डेवलप्ड है उसे कहा गया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. सिमिलरली इनटेंजिबल एसेट्स के साथ भी तो ऐसा हो सकता है. इनटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं वो अगर कंप्लीट है तो वो इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट है, लाइक फॉर एग्जांपल पेटेंट्स, पेटेंट राइट. देखिए होता क्या है कि जैसे अब ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने से पहले हमें परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से. एंड गवर्नमेंट हमें क्या करती है जी, परमिशन दे देती है कि हाँ हम इस पे साइंटिफिक ट्रायल्स कर सकते हैं. एंड वी गॉट पेटेंट राइट इफ वी डेवलप्ड दैट वैक्सीन. तो ये जो पेटेंट है, अभी दवाई बनी नहीं है, लेकिन ये पेटेंट राइट हमारे पास आ गया, बट इट इज येट टू बी डेवलप्ड. वी कैन नॉट से कि मतलब हमारे पास दवाई है और उसका पेटेंट अधिकार है, क्योंकि पहले वो बने तो सही. इसे कहा जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. अगर आपको याद हो, इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज, एक बार ऐसा हुआ था कि पतंजलि ने, रामदेव बाबा ने ये अनाउंस कर दिया था कि कोरोनिल करके जो दवा है ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है और उसे पूरी तरह से इम्प्रूव कर सकती है. तभी आयुष मंत्रालय जो हमारा इंडिया में है, विच sees all the drugs and pharmaceutical organizations in India, it announced that कि हमने कभी भी रामदेव बाबा के पतंजलि .org को, हमने कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन नहीं दी थी. एंड ऑल ऑफ द सडन एवरीथिंग गॉट चेंज्ड, और रामदेव बाबा जी को बैक स्टेप आना पड़ा था. वो इसी वजह से क्योंकि पेटेंट राइट अभी तक उनका नहीं आया था. ठीक है जी, समझ में आया आपको? ओके. तो ये हो गए हमारे फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स की कितनी कैटेगरी बताइए, बताइए जल्दी से. देखिए साथ साथ आप करिएगा, आपको अभी के अभी याद हो जाएगा. फिक्स एसेट्स की है चार कैटेगरीज. असल में दो है, लेकिन टेंजिबल और इनटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उनके हम अंडर डेवलपमेंट पार्ट्स को अलग दिखाते हैं. टेंजिबल का अंडर डेवलपमेंट पार्ट इज सी विप, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इनटेंजिबल का हमारा हो जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. तो ये चार पार्ट्स है. और टेंजिबल में क्या क्या आता है ये आप देखते ही पहचान जाएंगे, जैसे व्हीकल, कंप्यूटर. लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आए, सॉफ्टवेयर इज नॉट ए फिजिकल थिंग. अब आप ये मत कहिएगा सर वो सीडी जो होती है वो तो फिजिकल है. वो होती है, बट वो तो स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज नॉट द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर तो एक फाइल है जो उसके अंदर होती है. तो वो एक इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये चार पार्ट्स में हमारे फिक्स एसेट्स हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आ जाइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. बहुत ज्यादा आसान. अगर मान लो बेटे आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट गिवन हो,
या मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको साफ साफ ये ना बताया हो कि वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कई बार आपको इन्वेस्टमेंट कैसे दी जाएगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बनो, तो आप समझ जाइएगा कि ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, जैसे अगर वो कहे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड, नाउ दिस इज जस्ट इन्वेस्टमेंट, it has not clearly mentioned that it is current investment, तो you will take it as an non current investment। समझ में आ गया आपको? ओके, ये हो गया जी हमारा 14 पॉइंट। अब आइए सब हेडिंग हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद, देखिए पहले आता है फिक्स एसेट्स, एफ आई डी लो। एफ से फिक्स एसेट्स था, आई से इन्वेस्टमेंट नॉन करंट था, डी इज डेफर्ड टैक्स एसेट। मुबारक हो जी, इसमें कोई भी आइटम नहीं है डेफर्ड टैक्स एसेट्स में, ठीक है? तो चलिए बहुत आसान हो गया। डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद एफ आई डी लो, लो में एल स्टैंड्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म। मैंने आपको लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म के बारे में एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था वेल व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द फॉर्मेट, कि जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं वो असल में क्या होता है, कंपनी अपनी तरफ से या तो किसी को लोन दे देती है या फिर फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए एडवांस दे देती है। इसके अंदर केवल और केवल दो ही चीजें आएंगी। एक आएगा इसमें कैपिटल एडवांसेस। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल एडवांस? कैपिटल एडवांस वही होता है अगर आपको कोई एसेट खरीदना और उसके बदले में आपने कोई एडवांस दे दिया, तो इसे टेक्निकली कहा जाता है कैपिटल एडवांस। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू इंपोर्ट ए मशीनरी फ्रॉम चाइना, so in that case I'll be giving certain money as advance to that Chinese company, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एडवांस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अब ये क्या होता है, देखिए होता क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज जो होती है, बेटे इन्हें अगर मान लीजिए इंडिया में बिजनेस शुरू करना है, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी को, तो इन पे ना अलग अलग कानून लगते हैं। इंश्योरेंस पे लगता है IRDA, इरडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। बैंक्स पे लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये दो अलग अलग कानून लगते हैं। इन दोनों कानूनों में ये कहा गया है कि अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है बैंकिंग का या फिर इंश्योरेंस का, तो आपको गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपीस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। हालांकि 100 करोड़ रुपीस जो अमाउंट है, दिस इज नॉट फिक्स, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ बिजनेस। तो अब आप सोचिए कि हम कहीं पे 100 करोड़ रुपए जाके डिपॉजिट करके आ जाते हैं। अब ये हमारी तरफ से एक डिपॉजिट रहेगा सरकार के पास, जिस दिन हम अपना बिजनेस बंद करेंगे बस हम उसी दिन ये 100 करोड़ रुपीस वापसी ले सकते हैं। तो आपके लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए एक तरह से ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। बेटे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं होता है, और भी कई चीजों के लिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगता है, एक आम घर में भी लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए भी आपको एडवांस देना पड़ता है। वो एडवांस असल में डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये छोड़िए, आपने बेटे जी अपने स्कूल में जो एडमिशन लिया था, एडमिशन फीस के साथ साथ आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी भी दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा जब 12th क्लास छोड़ के जाए तो स्कूल वालों से वो पैसा वापसी लेना है। कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। बेटे कुछ 4-5 हज़ार रुपए पक्का आपके स्कूल के पास होंगे। आप जब स्कूल छोड़ के जाएंगे 12th क्लास के बाद, तो ये पैसे जरूर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये पता ही नहीं होता है, ठीक है जी? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में कितनी चीजें आती है, सिर्फ दो, एक कैपिटल एडवांस और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, अब आता है FID लो में
ओ से लास्ट हमारा जो सब हेडिंग है वो है अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, क्योंकि ये अदर है, अदर में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक तो इसके अंदर गेस्ट आइटम के लिए जगह होगी और दूसरा इसमें रेसिडुरी आइटम्स आते हैं, रेसिडुरी एसेट्स जो इससे पहले वाले हेड्स में नहीं आ रहे हैं। अब ये जो अदर है ये गेस्ट आइटम्स को लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बेटे नाम से ही क्लियर है कि ये करंट एसेट है। व्यापार की वजह से जो हमारे पास पैसा आना है वो डेटर्स की फॉर्म में आता है या फिर वो फॉर्म में आता है जी किसके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो अब आप जरा सोचिए, ट्रेड रिसीवेबल्स को नाम से वैसे बताया जाए तो ये क्या है, करंट एसेट। लेकिन मान लीजिए कि पैसा हमें 12 महीने के बाद मिलने वाला है, तो ये नॉन करंट हो गया ना, क्योंकि अब हम नॉमेनक्लेचर नहीं फॉलो करते इस फॉर्मेट में। तो इसे हमें शो करना पड़ेगा कहां पर, अदर नॉन करंट एसेट्स में, जहां पे गेस्ट आइटम्स के लिए प्लेस होता है। ठीक है जी, समझ आ गया? ओके, अब जरा देखिएगा, एक तो ये आता है और दूसरा इसमें क्या आता है, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब जरा देखिएगा ये हमारे लिए एसेट क्यों होते हैं। बेटे ये जो शेयर इशू एक्सपेंस है और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये असल में हमारा नुकसान कब होता है, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं या फिर डिबेंचर्स को इशू करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा नुकसान हो गया 10,000 रुपए का शेयर इशू में, और मुझे शेयर से जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना है 10 साल तक। अब मेरा अकाउंट्स में मैचिंग कंसेप्ट है, वो ये कहता है साहब जिस साल में बेनिफिट मिलना होता है आप उसी साल में खर्चे को दिखाया करो। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस को 10 ईयर में डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए का शेयर इशू एक्सपेंस है तो मैं इसे 10 साल में डिवाइड करूंगा, तो हर साल मुझे बेनिफिट 10-10 हजार रुपए मिलेगा। तो मैं 10,000 रुपए हर साल पी एंड एल में दिखाऊंगा। अब जैसे पहले साल की बात करते हैं, पहले साल में 1 लाख में से 10,000 तो मेरे पी एंड एल में आ जाएंगे, लेकिन जो 90,000 अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए वो फ्यूचर में राइट ऑफ होंगे, क्योंकि उनका फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। तो बेटे ये अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस कहे जाएंगे कि अभी तक इनका एमोर्टाइजेशन, इन्हें राइट ऑफ नहीं किया गया है और इन्हें हमें एसेट्स में दिखाना होता है। तो इस वजह से शेयर इशू एक्सपेंस और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये हमारे क्या होते हैं, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। आप ध्यान रखिएगा कि अदर नॉन करंट एसेट्स में केवल दो चीजें आती है, एक गेस्ट आइटम और दूसरे अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। लो बेटे, हमारे फिक्स एसेट्स तो हो गए नॉन करंट एसेट्स पूरे के पूरे कवर्ड। एक बार फिर से देख ले नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर चार कैटेगरीज है। सबसे पहले बताइए जरा क्या था, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, और फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बस आपको यह ध्यान रखना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट गिवन है तो यही आएगा, दैट्स इट। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट यही आएगा, उसमें भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट गिवन है, अगर करंट नहीं है ना तो यही आना है बस। डेफर टैक्स एसेट्स में बेटे कुछ नहीं आता। और फिर उसके बाद एफ आई डी लो, लोन्स एंड एडवांसेस की अगर हम बात करें तो दो चीजें आती है, कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट। और फिर अदर नॉन करंट एसेट्स की अगर बात करें, अगेन दो चीजें, गेस्ट आइटम्स और इसके अलावा अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। ध्यान रखिएगा इसे। ये हो गया जी हमारा नॉन करंट एसेट। अब आ जाइए करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स पे जो सबसे पहली सब हेडिंग आती है वो है करंट इन्वेस्टमेंट। बेटे करंट इन्वेस्टमेंट में अगर साफ साफ लिखा हो इन्वेस्टमेंट के साथ कि वो शॉर्ट टर्म है या करंट है तो आएगा, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा हो। असल में मार्केटेबल सिक्योरिटीज का
हिंदी में मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हाथों हाथ मार्केटेबल हो, बिक सकती हो। जैसे कि हम कमर्शियल पेपर्स खरीद लेते हैं आरबीआई के। तो अगर आपने आरबीआई के कमर्शियल पेपर्स परचेज कर लिए तो इसे आप हाथों हाथ बेच सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। वैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो टाइम पीरियड सेट किया जाता है वो 3 महीने का होता है, कि 3 महीने के अंदर अंदर जो चीज हमारी जो इन्वेस्टमेंट बिक सकती हो तो उसे मार्केटेबल सिक्योरिटी कहा जाता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर साफ साफ लिखा हो शॉर्ट टर्म या करंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट बेटे जी, अब हमारे करंट एसेट में याद करने का तरीका क्या था? कंपनी किस में लो? आईटीसी में लो। और आईटीसी मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी में आई से इन्वेंट्री है, टी से ट्रेड रिसीवेबल है, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो पहले आई से देखते हैं, इन्वेंट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे जी। देखो मैंने अभी तक किसी भी सब हेडिंग को येलो नहीं किया है। आप इससे पहले देखेंगे तो एक अदर करंट लाइबिलिटीज को येलो किया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूं और आप अपनी फाइल में भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए 11 पे अदर करंट लाइबिलिटीज। और इसके अलावा मैं बस एक ही सब हेडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो है इन्वेंट्रीज। बेटे जी यहां से सीबीएसई बहुत क्वेश्चंस डालता है। अब क्या आता है इन्वेंट्रीज में? देखो इन्वेंट्री का अगर हिंदी में मतलब बताया जाए तो इन्वेंट्री का मतलब होता है भंडार। अब सोचने वाली बात यह है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का भंडार रखती है। कंपनी के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले हम अपने घर में झांकते हैं। हम अपने घर में किस चीज का भंडार रखते हैं? बात का जवाब देना बेटे। क्या आप अपने घर में फूड ग्रेन्स का भंडार रखते हैं या नहीं? आटा दाल चावल आपकी मदर क्या करती है जी, डब्बे में इन्हें बंद कर करके रखती है। इट्स एन इन्वेंट्री। आपके पास जो आपका वार्डरोब है जिसके अंदर आपने अपने गारमेंट्स रखे हुए हैं, दिस इज नथिंग बट योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑफ क्लोथ्स, किसी भी चीज का भंडार हो। ठीक है, और आप किस चीज का भंडार रखते हैं? आप जैसे बेटे क्या आप में से कुछ कोई है ऐसा जो क्रिकेट बैट्स का भंडार रखता हो, या फिर एक ही बैट रखते हो, एक या दो? तो दैट इज नॉट इन्वेंट्री। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज का भंडार रखती होगी? लाइक फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में आप जरा सोचिए, वो किस चीज का भंडार रखता होगा? बेटे वो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है। क्या उसके पास लोहे का, आयरन का भंडार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो आयरन से अपनी शीट्स बनाते होंगे, फाइबर्स बनाते होंगे जो कि गाड़ियों पे लगते हैं। ठीक है, क्या टायरों का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि जो भी चीजें, जो भी गुड्स इनफैक्ट यूज होते हैं किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार में, उस चीज का उनके पास भंडार होना चाहिए। इसे कहा जाता है बेटे गुड्स की इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब देखिए गुड्स जो होते हैं ये किसी भी बिजनेस के पास 4 फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, एक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में मतलब बिल्कुल कच्चा माल, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा काम हो गया तो अधूरा काम हुआ है तो उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर मान लीजिए पूरी गाड़ी बनके तैयार हो गई है, उस गाड़ी को क्या कहा जाएगा? फिनिश्ड गुड्स। वो मारुति कंपनी के लिए गाड़ी नहीं है, उनके लिए क्या होगी? फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। एक आता है जी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? हम अपने यहां पे गुड्स बनाने के बजाय डायरेक्टली मार्केट से ही खरीद लें। एग्जाम्पल के तौर पे आप जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आप एक टेलरिंग शॉप चलाते हैं और आप क्या करते हैं, टेक्सटाइल से आप ड्रेसेस डिजाइन करते हैं। अचानक से आपके पास बहुत सारा ऑर्डर आ जाता है। यू डोंट हैव एम्पल टाइम टू प्रिपेयर ऑल द ड्रेसेस।
इन दैट केस व्हाट विल यू डू? आप क्या करते हैं जी, आप अपने पड़ोसी वाली दुकान पे जाते हो और उसे कह देते हैं 10 पीसेस तुम बना दो, और उससे डायरेक्टली खरीद के और फिर तुम दे देते हो। तो ये हो जाता है आपके लिए क्या, ये स्टॉक इन ट्रेड हो जाता है। ट्रेड का मतलब होता ही क्या है, व्यापार। मतलब हमने स्टॉक व्यापार से बनाया, यानी कि खरीद के बनाया। ओके, ये हो गया जी स्टॉक इन ट्रेड। तो गुड्स की इन्वेंटरी समझ में आ गई। हालांकि इसमें एक चीज और भी आ जाती है, वो है गुड्स इन ट्रांजिट। ये मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन आप इसे ध्यान रखिएगा। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है कि गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट में हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं पहुंचे, फैक्ट्री में तो नहीं पहुंचे, ट्रांसपोर्टेशन में है, तो उसे गुड्स इन ट्रांजिट कहा जाता है। और इसके अलावा अदर इन्वेंटरीज में क्या आएगा, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब बेटे देखो, एक तो गुड्स का भंडार रखती है ऑर्गेनाइजेशन, जानते हो दूसरा किसका रखती है? अब इनके पास है ना मशीनरी वगैरह होती है, तो मशीनरी में स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। तो बेटे मशीन्स बहुत सारी होती है, रातों रात खराब हो जाए तो क्या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दोगे? नहीं, आप उसका पहले से ही स्टोरेज रखते हो, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब उन नट बोल्ट को कसने के लिए आपको औजार की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे पेचकस हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, पलास हो गया, ये हथौड़ा, ऑल दीज थिंग्स, दे ऑल आर टेकन एज लूज टूल्स। यानी कि इन्वेंट्री दो चीजों की होती है, एक गुड्स की और एक अदर। अदर में सिर्फ दो चीजें, एक है आपका लूज टूल्स और दूसरा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। और इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल आ जाता है, और वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है, फिनिश गुड्स आ जाता है, और एक हम जो डायरेक्टली मार्केट से खरीदें। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट सब हेडिंग पे। देखिए याद करने का तरीका क्या था, आईटीसी में लो। नाउ टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड, हाँ जी बेटे, देखिए अब जरा ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आ जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करें तो देखिए, ये जैसे कि ट्रेड पेबल्स में दो चीजें थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, यहां पे डेटर्स और बिल रिसीवेबल है। अब आ जाइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे, नेक्स्ट जो सब हेडिंग है। देखिए कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, नाम से पता क्या पता चल रहा है कि एक तो इसमें कैश आएगा और दूसरा इसमें आएगा कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश के इक्वल जो चीजें हैं। अच्छा, एक तो देखिए कैश, तो हमने कैश ले लिया। अब कैश जैसा काम करने वाली चीजें क्या है, बैंक में जो आपका बैलेंस है। बेटा आप पेटीएम वगैरह से पेमेंट कर सकते हो ना, बैंक बैलेंस है तो इट इज कैश इक्विवेलेंट। चेक्स इन हैंड, अगर आपके पास किसी का चेक है तो आप उसको भी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। और इसके अलावा ड्राफ्ट्स, बस ये चीजें आती हैं इसके अंदर। यानी कि एक तो कैश हो गया और दूसरा जो हमारे बैंक से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आ जाती है। डन हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट सब हेडिंग, लोन्स एंड एडवांसेस। और ये है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां मिस हो गया जी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म के अंदर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इस वजह से मैंने वैसे यहां पे लिख दिया है एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, बट लेट इट बी बेटे, इससे तो कुछ भी नहीं आने वाला क्योंकि इसके अंदर कुछ आता ही नहीं। अगर वो ये कह दे जी हमने किसी को एडवांस ही दिया है 1 साल से कम पीरियड के लिए, बस वो यहां आएगा और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो सब हेड है, वो है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में दो चीजें आएंगी, एक तो गेस्ट आइटम्स आएंगे, ठीक है, और दूसरा जो ऐसे एसेट्स हैं अभी तक जो किसी भी सब हेड में कवर नहीं हुए। अब ये आ जाते हैं जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। प्रीपेड एक्सपेंस बेटे अभी तक कहीं पे भी कवर नहीं हुआ था, एक्रूड इनकम भी कहीं कवर नहीं हुआ था, और एडवांस टैक्स। आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर 11th क्लास की एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एसेट आया तो वो अदर करंट एसेट्स में आएगा। डन हो गया जी। ये थे बेटे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, अब एक बार जल्दी से झटपट फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले इसमें आता है करंट इन्वेस्टमेंट।
करंट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट में जब तक ये शब्द ना लिखा हो शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो यहां नहीं आएगा। और दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटी यहां आते हैं। फिर अगर बात करें इन्वेंट्रीज की, तो दो तरह की इन्वेंट्री आती है। गुड्स से रिलेटेड, जो कि 4 टाइप की होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। और एक आ जाती है आपकी अदर इन्वेंट्रीज, जो कि लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स के फॉर्म में होती है। ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ दो चीजें आएंगी, क्या क्या? सन्ड्री डेटर और बिल रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक से रिलेटेड चीजें, यानी कि बैंक, चेक और ड्राफ्ट। लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं आएगा। और इसके अलावा अदर करंट एसेट्स में 11th क्लास से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट आ जाएंगी, जो कि प्रीपेड एक्सपेंस होता है। और इसके अलावा आपका एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, दैट्स इट। लो बेटे जी, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट पूरी तरह से याद। बताइए जरा, किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो तो। अब हम बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की। देखिए, नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। ऐसा है बेटे, नोट्स टू अकाउंट इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। पहली, एक मैंने आपको दिखाया था शेयर कैपिटल का एग्जाम्पल देके, उसमें मैंने आपको बताया था जी डिटेल्ड कैलकुलेशन कैसे दिखाई जाती है। आपको याद ही होगा, मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट के फेस पे वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो इन दैट केस वी नीड टू प्रिपेयर ऑल कैलकुलेशन सेपरेटली अंडर नोट्स टू अकाउंट। तो सारी सब हेडिंग्स की डिटेल्ड कैलकुलेशन यहां आती है, ठीक है। दूसरा, नोट्स टू अकाउंट में और एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसी चीजें जो बैलेंस शीट में तो जगह नहीं पा सकती थी उन, क्योंकि वो अभी तक अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, या उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाली ऐसी कई बातें होती हैं जो हमें नोट्स टू अकाउंट के थ्रू बतानी होती है। डिटेल्ड कैलकुलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की डिटेल्ड कैलकुलेशन हमें सीखनी होती है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो बाकी कुछ भी नहीं है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें सिर्फ दो ही चीजें करनी है: कंटिंजेंट लायबिलिटी